Hello students, good morning. Today we will discuss about chapter 4 chemical kinetics. What is chemical kinetics? Chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the reaction rate, molecularity, order of reaction and factors affecting the rate reactions. Okay, यानी कि जिस केमिस्ट्री में हम रेट ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और इन सबको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की स्टडी करते हैं वो ब्रांच केमिकल काइनेटिक कहलाती है. ओके, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इसमें आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, यानी कि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. द रिएक्शंस विच कंप्लीट इन नैनो सेकेंड इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस. एग्जाम्पल में आप यहाँ वो लेंगे जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं. सपोज NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O. NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराई जाती है तो इनकी रिएक्शंस होने में नैनो सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं. ठीक है, यानी कि ये नैनो सेकेंड्स में ही कंप्लीट हो जाती हैं पूरी की पूरी और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती हैं. तो इस टाइप्स के जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन शो करते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका स्लो रिएक्शन. ईयर्स टू कंप्लीट, वे रिएक्शन जिनको सालों लग जाते हैं कंप्लीट होने में वो स्लो रिएक्शंस कहलाती हैं. लाइक ग्रेफाइट टू डायमंड, यानी कि ग्रेफाइट से डायमंड बनने में, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग होने में सालों लग जाते हैं, तो वो रिएक्शंस कहलाती हैं आपकी स्लो रिएक्शंस. ये इनकी बहुत धीरे धीरे होती हैं और इनको कंप्लीट होने में साल लग जाते हैं. एंड नेक्स्ट है आपका मॉडरेट रिएक्शंस. मिनट्स, आवर्स, डे टू कंप्लीट, यानी कि जिसको कंप्लीट होने में कुछ मिनट लगती हैं, घंटे लगते हैं और दिन लगते हैं, वो आपकी कहलाती है मॉडरेट रिएक्शंस. अधिकतर इसमें मोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में है N2O5 ब्रेक डाउन होता है NO2 प्लस O2 में. इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन से है. और डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो किस में डिकम्पोज होता है, H2O और ऑक्सीजन में. स्टूडेंट्स, मॉडरेट रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट इन केमिकल काइनेटिक, यानी कि केमिकल काइनेटिक में मॉडरेट रिएक्शंस की ही स्टडी की जाती है. बिकॉज जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ही नैनो सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती हैं, तो हम इतनी फास्ट रिएक्शन की काइनेटिक की स्टडी नहीं कर सकते. जो हमारी स्लो रिएक्शंस होती हैं उनको कंप्लीट होने में ईयर्स लग जाते हैं. इतने साल तक हम उनकी स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने एक स्टेप अप स्टडी किया है तो दूसरा स्टेप स्टडी करने के लिए हमें सालों लग जाते हैं. इसलिए किसी भी रिएक्शंस की, यानी कि अगर हम केमिकल काइनेटिक में रिएक्शंस की काइनेटिक डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए मॉडरेट रिएक्शंस लेते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन? रेट का मीन्स होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन से. ओके, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम और यूनिट टाइम. ठीक है, यानी कि यूनिट टाइम या टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन चेंज होती है वही आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस होती है. इनकी रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम पास होता जाता है कंसंट्रेशंस भी आपकी चेंज होती जाती है. ठीक है, तो जिस टाइम में, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आपकी कंसंट्रेशन चेंज होती है तो वो जो प्रोसेस होती है वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस होती है. ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम. ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, रिएक्टेंट्स इसमें कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्टेंट्स हम A प्लस B एरो क्या ले सकते हैं, प्रोडक्ट C प्लस D. ओके, अब इस रिएक्शंस के लिए हम रेट लिख सकते हैं, एवरेज रेट. हमने यहाँ पर इसको एवरेज रेट लिखा है.
रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट्स, इस रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए एवरेज रेट कैलकुलेट किया गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर रिएक्टेंट्स इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो है आपका डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये है आपका रिएक्टेंट ए का रेट, और ये जो है आपका माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट किया गया है। ये माइनस साइन इंडिकेट क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ करती है, यानी कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, डिसअपियर होता है। जब वो डिसअपियर होता जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो किस में आएगी, जब कम हो रही है कोई चीज़ या डिसअपियर हो रही है तो वो निगेटिव में आती है। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हम कभी भी निगेटिव नहीं होता और ना ही हम निगेटिव लेते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, रेट तो आगे बढ़ रहा है, वो तो इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है, वो तो स्पीड आगे जा रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कभी आपका निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस कंसंट्रेशन को, यानी कि जो ये डिसअपियरेंस वाली कंसंट्रेशन है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इसको निगेटिव में ना लेकर पॉजिटिव में ही लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपकी वैल्यू निगेटिव में आती है, इसके आगे एक निगेटिव और पुट कर देते हैं, जिससे ये निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये निगेटिव का साइन इंडिकेट किया है। नेक्स्ट में हमने दिखाया है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, तो ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर हमने निगेटिव इंडिकेट नहीं किया। निगेटिव हमने यहाँ इंडिकेट क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये प्रोडक्ट का रेट है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर ए प्रोडक्ट के लिए है, और प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयरेंस होता है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब डिक्रीज़ कर रही है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज़ करेगी ना, और वो क्या होगा, अपीयरेंस में आएगा। तो इसलिए ये जो है वो पॉजिटिव में ही आती है इसकी वैल्यू ऑलरेडी, तो यहाँ पर हमें निगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, निगेटिव साइन इंडिकेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट द रेट ऑफ अपीयरेंस। ओके, अब ये डेल्टा ए कैसे आता है, डेल्टा ए यानी कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये आता है ए एफ माइनस ए आई। ए एफ क्या है, यानी कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एफ है ये फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, माइनस ए आई है आपका ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब फाइनल वाला क्या होता है, फाइनल वाला तो आपका लेस होगा। फाइनल वाला क्या होगा, रिएक्टेंट आपका लेस होगा, और जो रिएक्टेंट आपका इनिशियल था वो मोर होगा। तो जब आप लेस वाले में से मोर वाले को घटाएंगे तो वो तो आपका निगेटिव में आएगा ही। ठीक है, तो इसलिए ये डेल्टा ए जो है वो निगेटिव आता है। ओके, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए इज़ निगेटिव, सो अप्लाइंग ए निगेटिव मार्क द वैल्यू निगेटिव मेक द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि डेल्टा ए की जो वैल्यू है वो निगेटिव में आती है, इसलिए एक निगेटिव को लगाया जाता है डेल्टा ए को पॉजिटिव बनाने के लिए। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज द रिएक्शन रेट इंक्रीज फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। ठीक है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, ना कि पीछे की तरफ। इसी तरह देखिए प्रोडक्ट जो है ये डेल्टा सी, ये क्यों पॉजिटिव में आता है। अब क्या है कि प्रोडक्ट की तो जो आपकी फाइनल कंडीशन है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस होगी। तो सी एफ क्या है, यानी कि सी एफ जो है वो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सी है, सी आई आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सी है। तो फाइनल वाली ज़्यादा है, तो सी एफ माइनस सी आई क्या आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि ये ऑलरेडी पॉजिटिव में ही आई है। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा सी इज़ पॉजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट है आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट। यहाँ पर दो टाइप्स के रेट हैं। पहला रेट है आपका एवरेज रेट
और सेकंड है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, एवरेज रेट क्या है? एवरेज रेट वो होता है जिसमें टाइम गैप जो है वो लार्ज होता है, यानी कि टाइम गैप इज़ लार्ज। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? टाइम गैप इज़ शॉर्ट, जिसमें टाइम गैप बहुत ही शॉर्ट होता है। एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट चेंज इन कंसंट्रेशन पर आवर्स। आप एवरेज रेट में क्या लेते हैं कि 1 घंटे के अंतराल में जितनी कंसंट्रेशन में चेंज होता है उसको हम एवरेज रेट में लेते हैं, ठीक है। बट इंस्टेंटेनियस रेट में क्या है? कैलकुलेट चेंज इन कंसंट्रेशन पर मिनट और पर सेकेंड, यानी कि पर मिनट और पर सेकेंड में कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट में लेते हैं। द सिंबल ऑफ एवरेज रेट के लिए हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। ओके, और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम डी का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें फॉर एग्जांपल में जैसे ये शो किया गया है, फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी एरो सी प्लस डी राइट ए एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट फॉर द अबव इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के लिए आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट क्या आएगा? इसके रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डी अपॉन डी टी। ओके, ये है इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, एवरेज रेट हम पहले भी लिखकर दिखा चुके हैं। इफ़ द रिएक्शन इज, अगर आपकी रिएक्शन कैसी है? ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, यानी कि इसमें हर रिएक्टेंट्स का मोल कितना है? 1, और हर प्रोडक्ट का मोल कितना है? 1। तो इसका जो रेट है सभी उसका, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, इन चारों का रेट क्या होता है? इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में आपका एक मोल डिसअपियर होगा उतने ही टाइम में आपका बी मोल भी डिसअपियर होगा, और जितने टाइम में आपके ए और बी डिसअपियर होंगे उतने ही टाइम में आपके सी और डी के मोल अपीयर्स होंगे। इसलिए इन चारों का ही रेट क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस आर बी इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू आर डी। ओके, बट फॉर ए रिएक्शन, अगर आपकी रिएक्शन इस टाइप की है, यानी कि 2a प्लस बी एरो 3c प्लस डी, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सबके मोल क्या है? इक्वल नहीं है। जब सबके मोल इक्वल नहीं है तो यहाँ रेट भी इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि जितने टाइम में बी का एक मोल डिसअपियर होता है उतने टाइम में ए के 2 मोल डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। और जितने टाइम में सी के 3 मोल बनते हैं उतने टाइम में डी का तो केवल एक ही मोल बनता है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकता। तो इसमें रेट को इक्वल करने के लिए आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया जाता है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ये इस तरह से लिखा जाता है, माइनस हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू डी इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू टी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए के 2 मोल थे तो हमने ए के रेट को किससे डिवाइड किया है? 2 से डिवाइड किया है, इसलिए हमने इसके आगे 1/2 लिखा है। सी के 3 मोल थे तो इसलिए हमने यहाँ पर सी के आगे 1/3 करा है, यानी कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है हम उसी से इसको डिवाइड करते हैं। इसका इंस्टेंटेनियस रेट भी इस तरह से लिखा गया है, रेट इज इक्वल टू माइनस हाफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। ओके, ये नेक्स्ट इसमें दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, यानी कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो कैसे, रिएक्शन का जो रेट है और वो रेट किसका है? डिसअपियरेंस और अपीयरेंस होने का किसी भी सब्सटेंस का, वो कैसे इक्वल किया जा सकता है? डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यूनिट ऑफ रेट।
रेट की यूनिट क्या होती है। अब रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट रखेंगे और अपॉन किसकी रखेंगे, हम टाइम की यूनिट रखेंगे। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसलिए आपकी जो रेट की यूनिट है वो आ जाती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब अगर हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो हैं वो उनकी कंसंट्रेशन ना होकर क्या हो, वो गैसेस फेज में हो, तो इसकी यूनिट जो होती है वो ATM पर सेकेंड हो जाती है या ATM सेकेंड इनवर्स हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स है, देखिए रेट फॉर ए रिएक्शंस आर एरो किस में बदला है, प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्टेंस किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में। द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 m टू 0.02 m इन 25 मिनट, यानी कि 25 मिनट में एक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.03 से 0.02 चेंज होती है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग द यूनिट ऑफ सेकेंड। ओके, यहाँ पर उन्होंने एवरेज रेट पूछा है, तो क्या होगा, रिएक्टेंट का लिखिए माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, यानी कि माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू कितना है, कितना चेंज हो रहा है, वो फाइनल वाले में से ही तो आप जो इनिशियल वाला माइनस करेंगे फाइनल में से, तो फाइनल कितना है 0.02 माइनस इनिशियल कितना है 0.03 अपॉन ये आपका मिनट दिया हुआ है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 25 इंटू 60, तो आपका ये कैलकुलेट कर होके आ जाता है 6.66 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर मोल सेकंड इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द रिएक्शंस 2N2O5 reversible arrow 4NO2 plus O2 in a closed vessels. It was found that the concentration of NO2 increased by 2.0 into 10 की power minus 2 mole per liter in 5 time. Calculate rate of reactions. The rate of change of concentration of N2O5. अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, वो किसका दिया गया है, NO2 इंक्रीज बाय इतने मोल पर लीटर इन 5 टाइम। तो वो NO2 क्या दिया गया है, क्योंकि NO2 की जो कंसंट्रेशन है वो 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर इन 5 टाइम में चेंज होती है, तो ये इसका रेट है। तो हम किसको निकाल, इसका रेट देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/4 dNO2 अपॉन dt। ठीक है, बट यहाँ पर dNO2 अपॉन dt की वैल्यू क्या दी गई है, 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 5, तो ये आपकी dNO2 अपॉन dt की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब आप इसको इस वाले में पुट कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले में, यानी कि 1/4 इंटू dNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब यहाँ पर dNO2 अपॉन dt को इधर ले आइए इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल, और ये आपका आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन 10 की पावर माइनस 3। ओके, अब नेक्स्ट में दिया गया है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 के, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो लगा दीजिए वैल्यू, तो dN2O5 अपॉन dt इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल्स लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ओके, ये 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनको आपको खुद करना है। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका कंसंट्रेशन। ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, जितने आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज़ करेगा। ये आप 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं।
ओके। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर को जितना इंक्रीज़ करेंगे मॉलिक्यूल्स आपके पास पास आते हैं, मॉलिक्यूल्स जितने पास आएंगे कॉलिजन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जब कॉलिजन ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है आपका कैटालिस्ट। ओके, ऑन एडिशन ऑफ कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। कैटालिस्ट हम ऐड करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ये तो आपको पता ही है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज़ करेगा। ओके, एक यहाँ पर ये पॉइंट है कि रेट लॉ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव कॉलिजन्स के, कंसंट्रेशन के, टेम्परेचर के और प्रेशर के। यानी कि रेट लॉ उतना ही आपका बढ़ेगा अगर उसमें इफेक्टिव कॉलिजन ज़्यादा होंगी, कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज़ करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। बट रेट लॉ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/वॉल्यूम की, ठीक है। लेकिन जो आपका रेट लॉ है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कैसे होता है? क्योंकि जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ खुद ही डिक्रीज़ कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज़ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन? देखिए स्टूडेंट, इट इज़ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं वही उसकी मोलिकुलरिटी होती है। ओके, पार्ट मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल और निगेटिव। मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती और निगेटिव नहीं होती, क्योंकि अगर जीरो, निगेटिव या फ्रैक्शनल हो जाएगी तो कोई मोलिक्यूल्स ही नहीं बचेगा, तो फिर आपकी उसमें कोलिजन किसके बीच में होंगे, रिएक्शंस किसके बीच में होंगे। इसलिए मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल और निगेटिव। मोलिकुलरिटी हैज़ नो रिलेशन विद रेट ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी का रेट ऑफ रिएक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता। ओके, मोलिकुलरिटी इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटल बट इट इज़ थ्योरेटिकल। मोलिकुलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, हम इसको एक्सपेरिमेंटली नहीं कैलकुलेट कर सकते। मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 3। मोलिकुलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 3 ए रिएक्शन इज़ कॉम्प्लेक्स। अगर मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा हो जाती है तो वो रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी किसी भी एक स्टेप यानी कि वन स्टेप में कंप्लीट ना होकर डिफरेंट स्टेप में कंप्लीट होती है। जो रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट होती है हम उसको एलिमेंट्री रिएक्शंस या उस स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप बोलते हैं। ओके, it occur 2 or more elementary step. For such a reaction, molecularity of elementary step consider. जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में होती है तो उसके हर एलिमेंट्री स्टेप की ही मोलिकुलरिटी को काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसमें इसके H2 + I2 एरो 2HI। तो यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 मोल आपका H2 का है और 1 मोल आपका I2 का है, तो कितना हो गया 1 + 1, यानी कि मोलिकुलरिटी आ गई आपकी 2। ओके, नेक्स्ट में है ये 2H2 + O2, क्या बना 2H2। तो रिएक्टेंट्स कितने हैं यहाँ पर? 2 मोल्स आप H2 हैं और 1 मोल आपका ऑक्सीजन है, तो मोलिकुलरिटी कितनी आ गई 2 + 1 यानी कि 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है N2 + 3H2, क्या बना 2NH3। यहाँ पर मोलिकुलरिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 मोल आपका नाइट्रोजन है और 3 मोल आपके हाइड्रोजन है, तो 1 + 3 यानी कि मोलिकुलरिटी 4, बट M ≠ = 4। मोलिकुलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ पर इसकी मोलिकुलरिटी 4 नहीं आएगी, बिकॉज इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एक एलिमेंट्री स्टेप में ना होकर डिफरेंट स्टेप में होगी। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप N2 + 2H2 बनाता है N2H4, ठीक है। सेकेंड स्टेप N2H4 द्वारा से H2 के साथ रिएक्शन करता है और 2NH3 बनाता है। तो फर्स्ट स्टेप की मोलिकुलरिटी है आपकी 3 और सेकेंड स्टेप की मोलिकुलरिटी है आपकी 2। ओके, अब इसमें भी देखिए कि हम मोलिकुलरिटी फर्स्ट स्टेप की या सेकेंड स्टेप की काउंट करेंगे, हमें कौन सा स्टेप लेना है। तो इसमें 2 स्टेप हो जाते हैं, एक स्टेप हो जाता है फास्ट और एक स्टेप हो जाता है स्लो।
तो जो स्लो स्टेप होता है हम उसकी मोलिकुलरिटी को कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट किया गया है 2 स्टेप रिएक्शन को और 1 स्टेप रिएक्शन को। ओके, नेक्स्ट आइए, सिंपल और 1 स्टेप रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन इट्स सिंपल स्टेप बट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन स्लो स्टेप। ये मैंने अभी बताया है आपको कि सिंपल और 1 स्टेप रिएक्शंस में रिएक्शंस जो है वो डिपेंड करता है उसके सिंपल स्टेप पर, लेकिन अगर रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स है और वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो वो डिपेंड करती है किस पर, जो उसका स्लो स्टेप होता है, नॉट ए फास्ट स्टेप। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ऑल काइनेटिक डिपेंड ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ। ठीक है, यानी कि रेट लॉ में प्रेजेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर का जो सम होता है वही रिएक्शन ऑफ ऑर्डर होता है। ठीक है, सपोज A प्लस बी एरो P, यानी कि A रिएक्टेंट B रिएक्टेंट से मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, तो इसका रेट किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अब यहाँ पर A की कंसंट्रेशन भी 1 है और B की कंसंट्रेशन भी 1 है, तो R इज इक्वल टू हो जाता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम, यहाँ K लिखते हैं और K होता है आपका रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। अब A की कंसंट्रेशन 1 है, B की कंसंट्रेशन 1 है, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बट इसके लिए एक नोट पॉइंट ये है, बट ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन द रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। ये केवल उसी कंडीशन में है कि जब आपकी रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपकी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो इसका ऑर्डर ये नहीं हो सकता। ठीक है, सपोज मान लीजिए 2 रिएक्टेंट्स है, A और प्लस A है और एक B है, यानी कि A प्लस B 2 रिएक्टेंट है, तो जो रेट है वो A की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड कर रहा है बट B की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो उसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑर्डर हो जाएगा 1 + 0, क्योंकि B की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो A की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तब तो उसका ऑर्डर 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो ऑर्डर है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करना चाहिए। कुछ रिएक्शंस हमारी ऐसी होती हैं कि उनका जो रेट लॉ है वो किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करता है और किसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन दे दी गई सपोज़, और इसका जो रेट है वो इस रिएक्टेंट पर तो डिपेंड कर रहा है लेकिन इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट ये प्रैक्टिकली पता चलता है। ठीक है, ऑर्डर में हम थ्योरेटिकली कुछ नहीं कह सकते, ऑर्डर निकालने के लिए हमें हर रिएक्शंस का प्रैक्टिकल करना पड़ता है। कुछ रिएक्शंस के प्रैक्टिकली ऑर्डर्स कैलकुलेट किए गए हैं जिनको आपकी बुक में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारा क्या है? प्रैक्टिकली है। ओके, यानी कि किसी रिएक्शन का रेट एक रिएक्टेंट पर डिपेंड कर सकता है, दूसरे रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या है? बट ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन द रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। ये केवल तभी पॉसिबल है। ओके, सपोज एक रिएक्शन है आपकी XA + Y B, किस में कन्वर्ट हुआ? ये P में, तो इसके लिए R इज इक्वल टू हो जाता है K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y। तब इसके लिए जो ऑर्डर हो जाता है वो X + Y, यानी कि X + Y इज इक्वल टू हो गया N, और N क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। अब इसमें दिखाते हैं A इज इक्वल टू क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ A, B इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B, X ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A। X क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A। अब ये जो X है ये निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव है तो निगेटिव में वैल्यू आएगी, 0 है तो इसका ऑर्डर
जीरो हो जाता है, यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव है तो कंसंट्रेशन पॉजिटिव में आएगी, फ्रैक्शन है तो कंसंट्रेशन फ्रैक्शन में आएगी। जैसे 1/2 आ गया, 3/2 आ गया, इस टाइप से। वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, बाई क्या है, बी के रेस्पेक्ट में इसकी ऑर्डर है, और ये भी निगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और फ्रैक्शन भी हो सकती है। एंड एक्स प्लस बाई क्या है, एक्स प्लस बाई है आपकी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो x प्लस बाई को आप n भी कह सकते हैं, और n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। अब k है, जो k क्या है, k है आपका रेट कांस्टेंट। इस रेट कांस्टेंट को हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसको कहीं कहीं स्पेसिफिक रिएक्शंस रेट भी कहा गया है। अब स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहा गया है, अब देखिए ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है k कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y फ्रॉम द अबव इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर आपकी रिएक्टेंट्स A की कंसंट्रेशन 1 हो और रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन भी 1 हो, यानी कि यूनिटी हो, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिटी हो, तो इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी देन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1। तो जब A की वैल्यू और B की वैल्यू 1 हो गई तो ROR किसके इक्वल हो गया, K के, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन K के इक्वल हो गया, और यही होता है स्पेसिफिक्स रिएक्शन रेट। ओके, नेक्स्ट आइए यूनिट ऑफ K, यानी कि यूनिट ऑफ K रेट कांस्टेंट की यूनिट। R इज इक्वल टू होता है आपका, सॉरी K इज इक्वल टू होता है ROR अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। अब इनकी वैल्यू रखिए। ROR यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या थी, अभी आपने लास्ट में पढ़ी है, इसकी यूनिट थी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब कंसंट्रेशन ऑफ A की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर की पावर x, और B की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर की पावर y। ओके, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है क्या, n के, x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है n के। तो अब यहाँ पर कर दीजिए, ये मोल पर लीटर और मोल पर लीटर प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर की पावर x प्लस वाई, और यहाँ पर फिर x प्लस वाई को हम n भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर की पावर n। अब ये क्या है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ K। ओके, अब ये है आपका यूनिट ऑफ K डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यानी कि जो K की यूनिट है वो रिएक्शंस की ऑर्डर पर डिपेंड करती है। अगर आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है तो उसके K की यूनिट अलग होगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके K की यूनिट अलग होगी, सेकंड है तो उसके K की यूनिट अलग होगी। अब हमने यहाँ देखिए ये अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की क्या है, यूनिट कैलकुलेट की गई है, बट वो आपके इसी फॉर्मूले के ऊपर कैलकुलेट की गई है। अगर आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में n की जगह वैल्यू रखिए। तो ऊपर फॉर्मूले में जो दिया गया है मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पर जब हम 1 माइनस जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स ही बचेगा। तो इसलिए जीरो ऑर्डर के लिए जो K की वैल्यू आएगी वो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए n की वैल्यू होती है 1, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में मोल पर लीटर 1 माइनस 1 जब हम रखेंगे तो ये तो मोल पर लीटर ख़त्म हो गया, बचा क्या, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आती है आपकी सेकेंड इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की वैल्यू। ओके, सेकेंड ऑर्डर इनवर्स में हम n की जगह n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2, तो ये आएगी आपकी मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, इसी तरह से थर्ड ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये आपके हो गए डिफरेंट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ K। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल है, इफ़ K इज इक्वल टू
3 इंटू 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैसे पूछ लिया जाता है यूनिट के बेस पर। तो उन्होंने यहाँ पर क्या दिया है कि एक के की वैल्यू दे गई, के की वैल्यू दे दी है उन्होंने। अब फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो आपको पता है, पहले आप के की यूनिट रखिए। के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब इस यूनिट यानी कि के की यूनिट का जो कंपैरिजन है वो क्वेश्चन में दी गई हुई यूनिट से करिए। तो क्वेश्चन में क्या यूनिट दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है मोल पर लीटर की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, ये जो लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है वो इसी तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर, तो 1 - n किसके इक्वल आ गया, -2 के, और n इक्वल किसके हो गया, 1 + 2 के। तो ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर है आ गया आपका, n की वैल्यू आ गई आपकी 3। ओके, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, 2a + 3b एरो p, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए क्या क्या करना है देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a इज़ 2, यानी कि a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है, 2 है, यानी कि a की ऑर्डर यहाँ पर 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b इज़ -1, b की कंसंट्रेशन मतलब कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है, यानी कि जो रेट रिएक्शन है वो b की -1 कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो a b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर दे रखी है -1। राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, कैलकुलेट रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस का ऑर्डर निकालना है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन रेट, बहन रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो 4 पार्ट्स में हमें दिया गया है। फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल अलोन, बी कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ हाफ अलोन, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल, फोर्थ है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज 3 टाइम्स। तो देखिए स्टूडेंट, इस रिएक्शन के लिए आपको रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि आपको दोनों रिएक्टेंट्स की ऑर्डर दे दी गई है। तो इसके लिए आप लिखेंगे R = K कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन = है A की ऑर्डर कितनी दी गई है, 2, और B की दी गई है -1, तो 2 - 1 = 1। तो इसके लिए ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, वह फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। इसकी यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट कितनी होती है, सेकेंड इनवर्स। ओके, अब फर्स्ट वाले में पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल अलोन, अगर हम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो पहले क्या है कि पहले जो रिएक्शन दी गई है उसका रेट लिख लीजिए। तो R = K कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर -1। अब क्या करना है कि ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी गई है तो इसका फाइनल रेट लिखिए। फाइनल रेट को आप R' से डिनोट कर दीजिए। तो R' = K कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना लिखा जाएगा, 2, डबल की गई है तो 2a की पावर 2 और कंसंट्रेशन b की पावर -1। अब क्या है, इसको डिवाइड कर दीजिए, R' यानी कि a² से a² कैंसिल, b की पावर -1 से b की पावर -1 कैंसिल, कितना बचा, R' = 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका R' = 4R, यानी कि रेट जो है, अगर आप A की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट जो है वो आपका 4 टाइम इंक्रीज़ करेगा। ओके, इसी तरह से थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाले में अगर आप कंसंट्रेशन B की हाफ कर देते हैं तो जो रेट है आपका वो कितना हो जाएगा, वो 2 टाइम इंक्रीज़ करेगा। ओके, नेक्स्ट आइए, थर्ड वाले में पूछा है कि अगर A और B दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो जो रेट है वो आपका
कितने टाइम इंक्रीज़ करेगा, 2 टाइम इंक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 है, और बी की कंसंट्रेशन कितनी है, -1 है। तो इसलिए जब आप डबल करोगे तो एक तो आएगा 2 का स्क्वायर और एक की मल्टीप्लाई, और एक मतलब एक का तो आएगा आपका 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 की पावर -1। तो इसलिए ये आर डैश की जो वैल्यू आएगी वो 2r आएगी, यानी कि रेट जो है वो आपका 2 टाइम इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है? अकॉर्डिंग टू ऑस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीज। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इसमें डिक्रीज़ कर जाती है जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे। तो R = है के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर -1। ठीक है, लेकिन जब हमने वॉल्यूम क्या कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, वॉल्यूम उन्होंने 3 टाइम इंक्रीज़ करा तो कंसंट्रेशन 3 टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो नया रेट लॉ क्या आ जाएगा, R' = के कंसंट्रेशन ऑफ A/3 की पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B/3 की पावर -1। तो ये R'/R = आ जाता है 1/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर -1। तो ये आ जाता है 1/3, यानी कि R' आ जाता है R/3 के। ओके, अब एक यहाँ पर नोट देखिए, एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ, R = के कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूले से हम अगर कंसंट्रेशन और रेट दोनों की वैल्यू दी गई हो तो हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइंड ऑर्डर इफ़ कंसंट्रेशन इज़ डबल एंड रेट बिकम 4 टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाइए, R = होता है के C की पावर n। अब के तो कांस्टेंट है, दोनों ही रिएक्शन का जब आप लिखेंगे R1 और R2 तो कैंसिल ही होना है वो। तो आपका पहली इसके लिए तो हो गया रेट 1 और कंसंट्रेशन हो गई C1। ठीक है, और सेकंड उसके लिए यानी कि जब आपने इंक्रीज़ करा तो रेट हो गया आपका R2 और कंसंट्रेशन हो गई C2। तो उन्होंने ये कहा है कि फाइंड ऑर्डर इफ़ कंसंट्रेशन इज़ डबल एंड रेट बिकम 4 टाइम। तो रिलेशन लगाइए, R1/R2 = C1/C2। अब R1 तो 1 है, C1 भी 1 है, लेकिन R2 कितना हो गया, 4 टाइम इंक्रीज़ कर गया। C2 कितनी इंक्रीज़ करी, 2 टाइम इंक्रीज़ करी। तो रख दीजिए R1/4R2 = C1/2 C2 की पावर n। अब R1 और R2 तो ये कैंसिल ही होने हैं, C1 C2 कैंसिल होने हैं, तो ये कितना बचा, 1/4 = 1/2 की पावर n। अब 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल और n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो n = आ गया आपका 2। तो n = 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका ऑर्डर आ गया। तो ये इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 टाइम हो रहा है तो इसका मतलब वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड ऑर्डर इफ़ कंसंट्रेशन इज ट्रिपल एंड रेट बिकम 27 टाइम। तो यही रिलेशन लगाएंगे आप इसी तरीके से, तो ये आपका आ जाएगा n की वैल्यू 3। ओके, अब ये यहाँ पर प्रैक्टिस वर्क दिया हुआ है, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेरी टाइम में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।